कहते हैं नशा चाहे दारू का हो या शराब का हो, खाता अपने को ही है, बर्बाद अपने परिवार को ही करता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय स्वागत करता हूं आप सभी का आज की एक और नई सच्ची घटना के साथ। यह घटना है झारखंड के सिंहभूम जिले के तहसील घाटशिला। घाटशिला में एक उपनगर है जिसका नाम है मऊ भंडार। मऊ भंडार अपने कॉपर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस जगह है। और फैक्ट्री में जितने वर्कर हैं जो काम करते हैं उनके लिए वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वर्कर हॉस्पिटल मऊ भंडार के नाम से। वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रभाकरण, और उनकी पत्नी शांति। शांति जितना नाम से शांति है उतना ही वह अपने व्यवहार से भी शांत स्वभाव की रहने वाली। प्रभाकरण जो कि काफ़ी अय्याश मिजाज के डॉक्टर रहते हैं। प्रभाकरण और शांति दोनों एक ही हॉस्पिटल में पोस्टेड होते हैं और वहाँ पर उनके साथ उनके 2 बच्चे भी रहते हैं। दोनों बच्चे वहाँ के मोशेबानू कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं। एक दिन जब शांति छुट्टी पर होती हैं, किसी कारणवश हॉस्पिटल नहीं जाती हैं, तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं प्रभाकरण, वो अपनी केबिन में बैठे होते हैं और वहाँ पर उन्हें एक नर्स आती हुई दिखाई देती हैं जो कि अभी नई नई होती हैं। उनको प्रभाकरण के चाल चलन के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। प्रभाकरण नर्स को बुलाते हैं, नर्स आती हैं और नर्स के साथ हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद नर्स को अपने जाल में फंसाते हैं और धीरे धीरे रंगलियाँ मनाना शुरू कर देते हैं। वह नर्स वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही फिर एक दूसरी नर्स भी आती है, उसके साथ भी प्रभाकरण अय्याशी करना चाहते थे, संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन वह नर्स क्रूड मिजाज की थी। प्रभाकरण को गालियाँ देती है, बदतमीज़ बनाती है और कहती है मैं तुम्हारी बीवी से तुम्हारी शिकायत करूँगी, तुम बहुत बदतमीज़ डॉक्टर हो, मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ, अय्याशी करने नहीं आई हूँ। यह बात जो नर्स होती है वह जाकर शांति को बता देती है। शांति को यह बात पता चलती है तो बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हैं। और जब शाम होती है, उनके पति घर पर आते हैं डॉक्टर प्रभाकरण, तो शांति उनसे बात करती हैं और कहती हैं कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो बेहद ही घटिया है। आप एक डॉक्टर होकर के एक नर्स के साथ ऐसी घटना कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। आपके पास आपके घर पर एक पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, आपको शर्म नहीं आती है। इस बात को सुनते ही प्रभाकरण भड़क उठते हैं और भद्दी भद्दी गालियाँ और बहुत कुछ कहने लगते हैं शांति को। लेकिन इस शांति के बातों का प्रभाकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रोज़ की तरह प्रभाकरण फिर किसी नई नर्स के साथ छेड़खानी करते, अय्याशी करते। उसमें से कुछ नर्सें उनका विरोध करती तो कुछ उनके साथ हो जाती, इसका वो फ़ायदा उठाते थे। रोज़ाना इन बातों की शिकायत शांति से होती थी और वहाँ के जो वर्कर्स कर्मचारी थे, प्रभाकरण की जो ये चाल चलन था, जो रवैया था अय्याशी का, इसके बारे में पूरे कॉलोनी में शोर हो चुका था। एक दिन शांति जब दुकान पे जा रही होती कुछ सामान लेने के लिए, तो दुकानदार कहता है कि मैम आप इतनी अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन आपके पति बहुत गंदी मिजाज के आदमी हैं, बहुत ही घटिया आदमी हैं। वह आते जाते कॉलोनी के लड़कियों को भी देखते रहते हैं, औरतों को भी देखते हैं, और जो उनकी जो निगाहें हैं, वो देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ही गंदा होता है। ऐसे ही वो अब हॉस्पिटल में भी नर्सों के साथ भी उनकी शिकायत आ रही है, मोहल्ले में काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। यह बात सुनते ही शांति वहाँ से चली आती हैं और आकर फिर प्रभाकरण से बोलती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा जीना हराम हो गया है, मैं पूरे कॉलोनी में बदनाम हो रही हूँ, कम सुधरोगे तुम। फिर उस बात को लेकर प्रभाकरण इल्ज़ाम लगाता है, कहता है कि तुम्हारी चाल चलन सही नहीं है, तुम अपनी चाल चलन को सही करो, मेरे पे खामोखा तुम उंगली उठा रही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है। वह नर्स घटिया थी, जो लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं वो लोग घटिया हैं, उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, उनकी निगाहें तुम्हारे ऊपर है और मैं उसका विरोध करता हूँ तो मेरे बारे में लोग बुरा भला कहते हैं। जैसे तैसे ज़िंदगी जो है चल रही थी, अचानक एक हेमा नाम की लड़की इनकी ज़िंदगी में आती है। हेमा
की पोस्टिंग एक नर्स के पद पर टाटानगर हॉस्पिटल में होती है, जो कि वहाँ से मऊ भंडार जो हॉस्पिटल होता है वहाँ से कई किलोमीटर दूर होता है। और मऊ भंडार से एक एम्बुलेंस रोज़ाना टाटानगर के लिए चलती है, क्योंकि जो मऊ भंडार हॉस्पिटल होता है वह छोटे मोटे मरीजों के लिए होता है, और जो गंभीर जो बीमारी होती है या जो गंभीर मरीज होते हैं उनके लिए उनको टाटानगर हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। तो जब हेमा आती हैं तो हेमा जो है डायरेक्ट प्रभाकरण के रूम पे आती हैं, और प्रभाकरण और शांति, जो कि शांति भी हेमा के बारे में इतना जानती थी कि प्रभाकरण और शांति में दूर की रिश्तेदारी है, और हेमा जो है रिश्ते से प्रभाकरण की बहन लगती हैं। तो भाई बहन के इस रिश्ते को जो है शांति कुछ नहीं बोलती हैं। शांति कहती है कि भाभी मैं हर शनिवार को यहाँ आऊँगी और सोमवार को मैं एम्बुलेंस से चली जाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों के साथ समय व्यतीत करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। दरअसल हेमा की शादी प्रभाकरण से तय रहती है, तभी शांति का भी रिश्ता जाता है, और प्रभाकरण हेमा के रिश्ते को मना करके शांति के रिश्तों को अपना लेते हैं, क्योंकि शांति काफ़ी खूबसूरत और शांत स्वभाव की दिखने में लगती हैं। वहीं हेमा के माता पिता जब शादी टूट जाती है तो काफ़ी बुरा भला प्रभाकरण को बोलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हेमा कहीं ना कहीं अपना दिल दे बैठी थी प्रभाकरण को, जाने अनजाने में मोहब्बत करने लगी थी। और जब हेमा और प्रभाकरण मिलते हैं तो काफ़ी हंसी मजाक चलता है, बातचीत चलती रहती है। तो जब वह सैटरडे को छुट्टी से घर आती थी हेमा, तो शाम को जिस दिन वह छुट्टी से घर आती थी सैटरडे को, उस दिन प्रभाकरण अपनी नाइट ड्यूटी लगवा लेते थे अपने वर्कर हॉस्पिटल में, और रात में शांति अपने रूम पर होती थी और वह हेमा को अपने हॉस्पिटल बुला लेते थे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। शांति को कुछ शक हुआ। शांति ने प्रभाकरण से कहा कि तुम हेमा के साथ रात में वहाँ क्या करते हो? तो प्रभाकरण ने कहा कि तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो, मैं तो हेमा को काम सिखा रहा हूँ। शांति खैर कुछ नहीं बोलती है। इसके चर्चे पूरे कॉलोनियों में फैल रहे होते हैं। शांति को कुछ पता नहीं होता है। जो खैर बात इस तरह फैलती है कि वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, जो नर्स होती हैं उस कॉलोनी में रहने वाली, वह कॉलोनियों में लोगों से प्रभाकरण के व्यवहार के बारे में बताती हैं। फिर वहाँ बात फैलने लगती है। एक दिन एक पार्टी होती है। उस पार्टी में कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं भाभी आप इतनी खूबसूरत हैं, काफ़ी गंभीर विचारधारा की, काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में भी, और आपके पति इतने गंदे काम करते हैं, इतने अय्यास आदमी हैं, बदतमीज़ मिजाज के आदमी हैं, जो कि हर किसी भी नाली का पानी पीते हैं, हर नाली का पानी पीते रहते हैं। उनको समझाती क्यों नहीं हो? शांति कुछ नहीं बोलती हैं, घर चली आती हैं। खैर कुछ दिन ऐसे ही बीतता है। एक दिन हेमा और प्रभाकरण हॉस्पिटल में, संडे का दिन होता है, रात 8 बज रहे होते हैं, हॉस्पिटल में कोई नहीं होता है 2-4 मरीजों को छोड़ करके। प्रभाकरण के केबिन में हेमा प्रभाकरण के साथ रहती हैं, और अचानक से शांति को शक होता है, तो अचानक से शांति वहाँ चली जाती हैं, और जब केबिन खोलती हैं तो देखती हैं, जो नज़ारा वह देखती हैं उससे वह एकदम सन्न रह जाती हैं। दरअसल जो प्रभाकरण होते हैं वह हेमा को अपनी बाहों में लिटा करके, जो बेंच होता है मरीजों वाला, उस पर लिटा करके उसके ऊपर आपत्तिजनक स्थिति में प्रभाकरण को देख लेती हैं। फिर वहाँ से रोते हुए शांति घर चली आती हैं। फिर प्रभाकरण जब घर आते हैं तो काफ़ी उल्टा सीधा सुनने को मिलता है रोज़ की तरह। प्रभाकरण को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती हैं शांति, लेकिन प्रभाकरण कुछ नहीं समझते हैं। प्रभाकरण कहते हैं इतनी मुझसे तुम्हें अगर इतनी ही दिक्कत है तो मुझे तलाक दे दो, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तभी कॉलोनियों में बात फैलती है, लेकिन कॉलोनी वाले इस बात से ऊब चुके थे, इस कहानी से ऊब चुके थे। इनकी घटनाओं को देखते देखते इस घटना से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। अगले कुछ ही दिनों में वहाँ के जो चीफ मेडिकल सेक्रेटरी होते हैं पुरकायस्थ, इनके द्वारा
शांति का ट्रांसफ़र करा दिया जाता है कापर फैक्ट्री खेतड़ी हॉस्पिटल में, जो वहाँ से काफ़ी दूर होता है। शांति चली जाती हैं। हेमा से भी कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि हेमा उनके ससुराल पक्ष से रहती हैं। सोचती हैं कुछ कहूँगी बात बढ़ेगी तो बेइज्जती होगी, चली जाती हैं। और हेमा और प्रभाकरण का रिश्ता इतना गंभीर हो जाता है कि यह दोनों आपस में शादी करने वाले होते हैं। केरल के किसी रिजॉर्ट में सब कुछ फिक्स हो जाता है। तभी प्रभाकरण नोटिस भेजता है तलाक के लिए शांति को। शांति नोटिस एक्सेप्ट करती हैं, तलाक दे देती हैं। अपने बच्चों के साथ खेतड़ी हॉस्पिटल में रहती हैं। प्रभाकरण और हेमा का रिश्ता ऐसे चलता रहता है। तभी प्रभाकरण को पता चलता है कि हेमा गर्भवती हैं, बच्चे की मां बनने वाली हैं। प्रभाकरण हेमा को समझाने की कोशिश करते हैं, हेमा नहीं समझती है। तो हेमा की नौकरी उनके शहर में यानी कि केरल में लग जाती है। इस अच्छी खासी पेमेंट होती है उनकी, तो वह केरल जाने लगती है। प्रभाकरण नज़दीकी स्टेशन पे ले जाते हैं, उनको ट्रेन में बैठाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा होता है। 2 महीना बीत जाते हैं। अचानक से उनके माँ बाप आते हैं, हेमा के माँ बाप आते हैं और पूछते हैं कि प्रभाकरण हेमा कहाँ है, क्या हेमा को तुम जानते हो? प्रभाकरण कहता है नहीं, मैं हेमा के बारे में तो कुछ नहीं जानता हूँ, हेमा का मुझे पता नहीं है। लेकिन हेमा कुछ ही दिन पहले मुझसे यह बोल के गई थी कि मैं केरल जा रही हूँ, मेरी वहाँ पे अच्छी खासी नौकरी लग गई है। लेकिन अभी तक तो उसका फ़ोन भी बंद है, मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है, कैसे है। मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, समय नहीं मिल पाता कि किसी के बारे में मैं इतना जान सकूँ। उनके परिवार वाले काफ़ी परेशान होते हैं कि आखिर हेमा का जो है 2 महीने से कुछ अता पता नहीं है। प्रभाकरण कह रहे हैं वो केरल चली गई है, लेकिन वह केरल भी नहीं पहुंची, यहाँ पर भी नहीं है, तो वह गई कहाँ? फिर उनके माता पिता हॉस्पिटल जाते हैं, जिस हॉस्पिटल में वह काम करती थी। हॉस्पिटल में जाते हैं, पता करते हैं, तो इन दोनों के संबंधों के बारे में पता चलता है। लेकिन हेमा के बारे में कोई भी पता नहीं चलता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। वह कॉलोनी में पूछताछ करते हैं, जब कुछ भी नहीं पता चलता है तो वह पुलिस के पास जाते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। टाटा नगर का जो पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ से पुलिस आती है और प्रभाकरण से पूछताछ करती है। तो प्रभाकरण बताते हैं कि मैं केरल के स्टेशन, जो एक स्टेशन है नज़दीकी, वहाँ मैं छोड़ के आया हूँ। वह ट्रेन से अपने घर केरल चली गई थी, उसके बाद मुझे पता नहीं है। खैर पुलिस कुछ नहीं बोलती है, अपना चली जाती है। पुलिस तलाश में रहती है, कुछ पता नहीं चलता है। अचानक से स्वर्णरेखा नदी काफ़ी बाढ़ आई होती है, उसमें पानी बढ़ रहा होता है कॉलोनी के तरफ। कुछ दिन बीतने के बाद जोरदार बारिश होती है और स्वर्णरेखा नदी का जो पानी है, जो जलस्तर है, वह बढ़ कर कॉलोनी में घुस जाता है। जब कॉलोनी में घुस जाता है तो कई पशु जो है, मरे हुए पशु बह करके कॉलोनी में आ जाते हैं नदी के रास्ते। कॉलोनी वाले परेशान रहते हैं, बदबू मारती है, बदबू आती है। तभी कुछ लोगों को जो बंद पड़ा घर होता है प्रभाकरण का, उसमें से भी बदबू आने लगती है। लोग सोच नहीं पाते हैं कि आखिर इनके घर से बदबू क्यों आ रही है। लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, ताला तोड़ती है, क्योंकि प्रभाकरण कुछ दिनों के लिए बाहर गए होते हैं। एक डॉक्टर शांति की जगह पर, जो जगह खाली थी, वहाँ उस जगह पर एक डॉक्टर आती हैं, डॉक्टर मधु कैकेटा। हेमा के जाने के बाद और शांति के जाने के बाद डॉक्टर जो प्रभाकरण है वह शांति के साथ संबंध बना रहे होते हैं। काफ़ी नज़दीकियाँ होती हैं दोनों में, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। यह बात हेमा को पता चल जाती है और हेमा काफ़ी कुछ कहती है कि मुझे शांति मत समझना, मैं हेमा हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं सबको बता दूंगी, मैं पुलिस को भी बता दूंगी तुम्हारे कारनामे। इस बात से प्रभाकरण डर जाता है। उसी के बाद हेमा केरल चली जाती है। उसकी नियुक्ति किसी हॉस्पिटल में अच्छी पेमेंट पे हो जाती है। खैर पुलिस आती है, जब प्रभाकरण के घर की तलाशी लेती है, अंदर घुसती है तो काफ़ी गंदी बदबू आती है। पुलिस सन्न रह जाती है। जब अंदर जाती है, रूम में देखती है कि एक बॉक्स पड़ा हुआ है। बॉक्स को जब खोलती है तो देखती है उसके अंदर से एक लाश
सड़ रही होती है, बदबू मार रही होती है, उस पर कुछ एसिड और कुछ पदार्थ पड़े होते हैं। पानी से बाहर जब निकालते हैं लाश को, तो वह लाश की जब शिनाख्त होती है तो वह हेमा के रूप में पहचानी जाती है। घर वालों को फ़ोन किया जाता है, उनसे माँ बाप आते हैं और कहते हैं यह तो मेरी बेटी हेमा है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। खैर, पुलिस अपना तलाश जारी करती है और प्रभाकरण जब वापस लौटते हैं, मधु कैकेटा के साथ कहीं टूर पे गए होते हैं, जब वापस आते हैं तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और जब पूछताछ करती है तो यह खुलासा करते हैं कि वह मेरे साथ जिद करती थी शादी के लिए और मैं मधु कैकेटा के साथ शादी करने वाला था। मुझे मधु कैकेटा से प्यार हो गया था और मैं शादी करने वाला था और वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरी बात को नहीं मानती थी। मैं बोलता था कि बच्चे को गिरा दो, लेकिन वह नहीं समझती थी, इसलिए मुझे उसकी हत्या करनी पड़ी। खैर, यह बात पुलिस सुनती है तो सन्न रह जाती है, प्रभाकरण को गिरफ्तार करती है और प्रभाकरण को जेल भेज देती है गंभीर धारा के आरोप में, हत्या के आरोप में। हेमा का अंतिम संस्कार उनके माँ बाप करते हैं। कॉलोनी वाले स्तब्ध रहते हैं, सन्न रहते हैं कि हमारे कॉलोनी में एक ऐसी घटना घट गई है, कैसा नीच और बदतमीज डॉक्टर था जो हमारे पूरे कॉलोनी के और हमारे पूरे मऊ भंडार नगर को बदनाम करके रख दिया। खैर, कहते हैं स्त्री ही स्त्रियों का शोषण करती है। खैर, इस कहानी और यह सच्ची घटना सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है, आपको जागरूक करना, सतर्क करना, न कि किसी के दिलों को ठेस पहुंचाना। इस कहानी के बारे में क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं बिशु राय मिलता हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक